हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोवेशन। तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपना लास्ट वीडियो में क्लास 10 जो हमारी हो गई थी, उसमें सेक्शन 34 तक। आज हम बात करेंगे सेक्शन 34A। तो 34A में कहा है कि सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का हिंदी में मतलब होता है संज्ञान लेना, मतलब एक्शन लेना, जो कि मतलब थोड़े मतलब जैसे कि आप जैसे लॉ में तो बोलोगे कॉग्निज दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो थोड़े सीवियर नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो थोड़े कम सीवियर नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है ना। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को बोलते हैं हीनियस ऑफेंसेस बेसिकली। तो मतलब किन किन ऑफेंसेस पे संज्ञान लेगी बेसिकली जो है 34A में। तो सीआरपीसी एक एक्ट था जिसको भी अमेंड कर दिया है, बीएनएसएस हो गया 1973 में। शैल अप्लाई टू एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 29 एज इफ इट वर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। जो सीआरपीसी के सेक्शन 29 के 1 सब सेक्शन में मेंशन है, वो सारे ऑफेंसेस के ऊपर मतलब कॉग्निजेंस लिया जाएगा अंडर डीडी एक्ट। ठीक है। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सर्च सीजर करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ऑल मैटर्स अदर देन। अब सेक्शन 42 को छोड़ देंगे, उसमें से सीआरपीसी के कोड में से 42 को छोड़ देंगे। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट और अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम। मतलब जो अरेस्ट करेंगे वो केवल कंप्लेंट पे ही करेंगे, जो या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी सच ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर। मतलब या तो डायरेक्टर कंप्लेंट करेगा, मे बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब डायरेक्टर की कंप्लेंट के ऊपर ही अरेस्ट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है सच ऑफिसर ऑफ द एमसीडी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो डीडी के केस में डायरेक्टर और एमसीडी के केस में नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मतलब इन दोनों की कंप्लेंट पे ही अरेस्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं एनडीएमसी, मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसके सेक्रेटरी की कंप्लेंट के ऊपर। ठीक है ना। इन तीनों की कंप्लेंट के ऊपर अरेस्ट करेंगे। और फॉर द पर्पस ऑफ ऑल मैटर्स अदर देन मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 42, मतलब 42 को छोड़ के एक्सेप्ट करके। और अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मतलब अगर कोई डायरेक्टर कंप्लेंट करेगा, सेक्रेटरी कंप्लेंट करेगा, तभी अरेस्ट करेंगे, वरना नहीं कम अरेस्ट करेंगे किसी को। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस विच रिलेट्स टू एनी डेविएशन फ्रॉम द परमिशन अप्रूवल और सैंक्शन गिवन अंडर सेक्शन 2 विच कुड बी कंपाउंडेड अंडर शैल बी कॉग्निजेबल। मतलब सेक्शन 12 में कोई परमिशन अप्रूवल या सैंक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक है ना। कॉग्निजेंस का मतलब आप यहाँ पे समझो कि एक लीगल एक्शन लेना। ठीक है ना। 35 में है कि अथॉरिटी की डिफॉल्ट पावर्स क्या है। बाई डिफॉल्ट अथॉरिटी बन गई तो उसको मेंशन नहीं करना पड़ेगा उसकी डिफॉल्ट पावर्स क्या है। इफ द अथॉरिटी आफ्टर होल्डिंग अ लोकल इंक्वायरी और अपॉन रिपोर्ट from any of the officers or other information in the possession is satisfied that any immunity in relation to the। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बोला है कि मतलब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका कोई जोनल डेवलपमेंट प्लान है, उसमें लोग अपना प्राइवेट लोग या फिर जो उसने कॉन्ट्रेक्टर्स को ठेका दिया है वो काम कर रहे हैं। और वहां पे जो एम्यूनिटीज उन्होंने प्रोवाइड की थी अपने ब्रोशर में, वो एम्यूनिटीज प्रोवाइड नहीं है उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। तो या तो डीडी अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएगी उनको, और फिर जिसके पास टेंडर है या फिर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उससे कॉस्ट रिकवर करेगी। ठीक है ना। या फिर उस लैंड के ओनर से। इसके बाद लिखा है सेक्शन 2 में इफ एम्यूनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड और एनी सच डेवलपमेंट इज नॉट कैरिड आउट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस देन द अथॉरिटी में इटसेल्फ प्रोवाइड द एम्यूनिटी और कैरी आउट द डेवलपमेंट। और अगर एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डीडीए ने किसी को टेंडर दिया यहाँ पे 150 फ्लैट है, उसने उस टाइम पीरियड के दौरान वो काम कंप्लीट नहीं किया, तो काम कंप्लीट नहीं किया या फिर शुरू नहीं किया। ठीक है ना। तो डीडीए वहां पे खुद कंट्रोल लेगी और वहां पे काम करेगी खुद और सारी एम्यूनिटीज प्रोवाइड करवाएगी। प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर दिस सबसेक्शन द अथॉरिटी शैल अफोर्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द ओनर ऑफ द लैंड और द पर्सन प्रोवाइडिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एम्यूनिटी। बेसिकली ये जो सेक्शन बात कर रहा है ये टोटल एम्यूनिटीज के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी पार्टी को जो डेवलपमेंट कर रहा था डीडी के बिहाफ पे, उसको प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि आप एम्यूनिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पाए।
All expenses incurred by the authority or the agency employed by it in providing the amenity or carrying out the development together with the interest at such rates and government. और जिस भी एजेंसी ने उसने टेंडर दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल होगा एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो जो कुछ भी अथॉरिटी एक्सपेंसेस आए होंगे इन सब काम को करने में वो इंटरेस्ट के साथ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसे रिकवर करेगी। ठीक है ना। फॉर प्रोवाइडिंग द एम्यूनिटीज एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है ना। अगर वो नहीं दे पाता है तो लैंड रेवेन्यू की तरह उन अरियर्स को रिकवर करेगी। इसके बाद है 36 में। 36 बोलता है पावर ऑफ अथॉरिटी टू रिक्वायर लोकल अथॉरिटी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्यूनिटीज इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी ने किसी कहीं पे डेवलपमेंट कोई जोनल डेवलपमेंट प्लान आया वहाँ पे कोई और लोकल अथॉरिटी है, लेकिन अब अथॉरिटी के पास मतलब इतना टाइम नहीं है, वो हर जगह तो डेवलप करेगी नहीं, तो वो किसी और अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी को जैसे एनडीएमसी हो गई या फिर एमसीडी हो गई या फिर कहीं और लैंड एक्वायर किया तो वहां पे वो उसको राइट्स देगी कि आप कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी। इसके बाद आते हैं सेक्शन 37 में पावर ऑफ अथॉरिटी टू लिवाई बिटरमेंट चार्जेस। तो इसमें केवल हम यही पढ़ेंगे, अभी 37 लास्ट हमारा सेक्शन हो जाएगा। Where in the opinion of the authority, as a consequence of a development having been executed by the authority in any development area, the value of the property in that area or any area than the development area which has been benefited by the development has increased or will increase. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डेवलपमेंट कर रही है अथॉरिटी, तो जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट होगा एम्यूनिटीज बढ़ेंगी तो वहां पे उस जो लैंड है उसके रेट बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी एक बेटरमेंट चार्ज लगाएगी, आपकी जमीन के रेट बढ़ चुके हैं तो अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड, मतलब उसे राइट है टू लिवाई अपॉन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट देयर इन अ बेटरमेंट चार्ज। जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का या जिस पार्टी के भी इंटरेस्ट है वहां पे उन पे एक बेटरमेंट चार्जेस लगाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने लैंड खरीदी थी, मतलब उसे प्रॉमिस किया था कि मतलब शुरुआत में कुछ लोगों ने फ्लैट्स खरीद लिए सस्ते, फिर वहां पे अब जमीन में जो है तेजी आ गई, तो फिर अब जो न्यू ओनर्स बनेंगे या फिर जो पुराने ओनर्स को कुछ और चार्जेस से मतलब कुछ और एम्यूनिटीज चाहिए तो एक हायर रेट पे मिलेंगी। इसके बारे में ये बात की गई है। प्रोवाइडेड दैट नो बेटरमेंट चार्ज शैल बी लिवाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट विद इन दिल्ली। और बेटरमेंट चार्जेस जो गवर्नमेंट लैंड है उस पे नहीं लगेंगे। Provided further that where any land belonging to government has been lent out by government to any person, then that land and building situated thereon shall be subject to a betterment charge under this section। या फिर कोई भी एक ऐसी लैंड जो है तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने किसी को दे रखी है तो उस पर बेटरमेंट चार्जेस लगेंगे। सच बेटरमेंट चार्जेस शैल बी एन अमाउंट। अब बेटरमेंट चार्जेस क्या होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डेवलपमेंट एरिया इक्वल टू 1/3 ऑफ द अमाउंट। ठीक है ना। जिस भी एरिया में सिचुएटेड है उसका जो सर्कल रेट चल रहा है उसका 1/3 अमाउंट। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट इन एनी अदर एरिया, डेवलपमेंट एरिया में 1/3 है, बाकी सब एरिया में नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट। ठीक है ना। नॉट एक्सीडिंग उसमें इक्वल टू लिखा है। ठीक है ना। तो उसमें मैक्सिमम ही 1/3 लग सकता है और उसमें टोटल अमाउंट जो है उसका इक्वल टू 1/3 लगेगा। ठीक है ना। मतलब देखो सिंपल सी बात क्या है कि उसमें तो मिनिमम आपको 1/3 लगाना है और किसी डेवलपमेंट से अलग इलाके में एरिया में आपको 1/3 से ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है ना। बाय विच द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम। मैंने बोला ना डेवलपमेंट स्कीम के एग्जीक्यूशन में मतलब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है फिर चल रही है। Estimated as if the property were clear of building exceeds the value of the property prior to such execution estimated in लाइफ में। बोला ना कि जब एक्वायर की उस टाइम कुछ और रेट थे, कुछ लोगों को सस्ते में बेच दिया, कुछ लोग फिर दोबारा में आए या फिर जो पिछले वाले थे उनको कुछ और एम्यूनिटीज देनी पड़ रही हैं। Provided that in levying betterment charges on any property under clause 1, the authority shall have regard to the extent and nature of the benefit accruing to the property from the development and such other factor as may be prescribed by rules in। और जो भी कोई betterment charges लगाएगी वो ओनर की कंसेंट से लगाएगी और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको दिमाग में रखेगी, मतलब उन सबको कंसीडर करेगी। तो आज हमने कर लिया 37 तक, प्रॉबेबली कल हमारा 40 तक हो जाएगा। 40 के कल ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये दो सेक्शंस थोड़े से बड़े हैं, असेसमेंट और सेटलमेंट।
क्या 42 तक मतलब कल हो जाएगा, मतलब 2 से 3 दिन में हमारा ये डीडी एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो 600 MCQ का क्वेश्चन बैंक है उसके लिए हमने टोकन अमाउंट रखा है 150 रुपीज़। तो उसके बाद जो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो हम कॉपी डिस्पैच करेंगे आपके यहाँ से क्वेश्चन बैंक, वो तब आप पे कर सकते हैं। उसके सैंपल क्वेश्चन 102 हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको, ठीक है ना, रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी बच्चे खरीद भी रहे हैं, आप हमारा मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं, वहाँ कन्वर्सेशन चलते हैं। लाइव क्लास हम करवाते हैं, लाइव क्लास में हमने 3 एक्स कंप्लीट कर दिए हैं, डीडीए, डीएलआर, उसके बाद एनसीटी ऑफ दिल्ली और दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स का हमारे सेक्शन 11 तक कंप्लीट हो चुका है। तो और जो भी कोई हेल्प चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यूट्यूब की पॉलिसी है कि 50 सब्सक्राइबर से पहले वो लाइव स्ट्रीम नहीं करने देता। तो बस मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे भी 50 सब्सक्राइबर हों तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ। फिर लाइव स्ट्रीम में मैं आपको डेली लाइव में ना सारा लॉ पढ़ाऊंगा, सारा मतलब सारा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे क्वेश्चन 600 MCQs करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप विश्वास रखिए कि आपका लॉ में क्वेश्चंस ना मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। आप उसी तरीके से पढ़िए क्योंकि देखिए आपको मैं 102 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डाल चुका हूँ, ठीक है ना। इसमें शायद 2 3 4 5 क्वेश्चन और भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, बट 102 क्वेश्चन आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और रेगुलर पढ़ते रहते हैं उसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। कल ही 102 कंप्लीट हुए हैं हमारे क्वेश्चन। तो अपन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और लॉ का ना इसमें बहुत बड़ा मतलब मेजर पोर्शन कवर होता है लॉ से। आप ये मान के चलिए कि जो लास्ट टाइम शायद कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी, तो मतलब किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए थे। और अभी भी आप मान के चलो कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो आपके लॉ के ही आ रहे हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट लॉ एग्जाम क्लियर कर सकते हो, मतलब ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि देखो आप लॉ के 50 क्वेश्चन हटा दो, बाकी 100 मार्क्स, तो 100 में से तो 100 आप लेके नहीं आ पाओगे, वो थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। तो आप चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। पॉलिटी के नोट्स डाल रखे हैं मैंने और इम्पोर्टेंट प्रोविजन डाल रखे हैं डीडीए में, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। डेली लाइव क्लास होती है 3:30 इवनिंग में और 5 o'clock तक, ठीक है ना। ऑलमोस्ट शायद 10 दिन में हमारा दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मतलब 3 एक्स बचेंगे, पंजाब लैंड रेवेन्यू, राइट टू फेयर कंपनसेशन, लैंड एक्विजिशन। मतलब मेजरली आपको 50% सिलेबस में ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ डेट है 5 नवंबर, उससे पहले 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो हो भी जाएगा शायद, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए लैंड रिफॉर्म ही थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें 190 प्लस सेक्शंस हैं ऑलमोस्ट। पढ़ाई करिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं उतनी ही जल्दी लाइव क्लास ला सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि सारे बच्चे मतलब वो मेरी गूगल मीट वाली क्लास शायद ज्वाइन ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नायब तहसीलदार एग्जाम। अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करके पढ़िए, चांसेस हैं देखिए बिल्कुल। क्योंकि देखिए लॉ में इतने आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और जिस टाइप का कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, नोट्स भी दे रहा हूँ मैं, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा मैं आपको आगे जाके फाइल बना के, ठीक है ना। लेकिन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप हमारा कंटेंट देखिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। उसमें तो आपको कोई चार्ज भी नहीं लग रहा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, एग्जाम को लेके कोई इशू है कि मतलब कैसी फॉर्मेट आता है, कैसा एग्जाम पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। हम और भी सारे एस्पिरेंट्स हैं तो आप आपस में बात कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे रखा है कांटेक्ट करने के लिए, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आप मेहनत करिए जितना हो सकता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है शेयर भी कीजिए, ठीक है। और एमसीक्यू देखिए आप हमारे किस स्टैंडर्ड के हम एमसीक्यूज बना रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल टीसीएस पैटर्न, बिल्कुल जो एग्जाम पैटर्न होता है ना वो आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए और मेरे क्वेश्चंस को देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।